नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज के दंगल में हम देश के होनहारों के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ पर बात करने जा रहे हैं और यह खिलवाड़ पेपर लीक की शक्ल में हो रही है। नीट पेपर लीक मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इस रैकेट से जुड़े लोगों के चेहरे सामने आना शुरू हो गया है और उनका सियासी कनेक्शन को लेकर अब सवाल भी उठने लगे हैं, क्योंकि जांच के शुरुआती चरण में कहा गया था कि पेपर लीक कांड का राजस्थान से लेना देना नहीं है, लेकिन अब पता चल रहा है कि पकड़े गए आरोपी राजस्थान के मंत्री और नेता के करीबी बताए जा रहे हैं। इस मामले पर नासिक से पकड़े गए आरोपी को दिल्ली लाया जा रहा है। राजस्थान से पकड़े गए आरोपियों को भी सीबीआई की पूछताछ चल रही है। उम्मीद है कि सीबीआई जल्द से जल्द पूरा खुलासा करेगी, लेकिन इस बीच पर्चा रद्द होने के बाद लगातार दूसरे दिन भी दिल्ली समेत देश भर में प्रदर्शन जारी रहे। दिल्ली में कांग्रेस एनएसयूआई कार्यकर्ता धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो एबीवीपी के कार्यकर्ता एनटीए के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस कहती है कि सीबीआई की जांच से भी इंसाफ नहीं मिलेगा, जेपीसी जांच कराई जानी चाहिए। केजरीवाल कहते हैं कि अब जेनजी सड़क पर उतर आए। जिस तरीके से नेपाल और बांग्लादेश में सड़क पर उतरकर उन्होंने सत्ता पलट कर दिया था, जेनजी भ्रष्ट मंत्रियों को सजा दिलाए, मतलब अब पेपर लीक की जांच की रफ्तार से ज्यादा तेज राजनीति की रफ्तार चल रही है। मामला देश के खिलाफ साजिश वाली सियासत की धरपकड़ चल रहा है। इसी मसले को लेकर दंगल में हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से यह पूरा पेपर लीक कांड अब राजनीति में तब्दील होता जा रहा है। एनएसयूआई धर्मेंद्र प्रधान के घर के सामने प्रदर्शन करती है, तो एबीवीपी जाकर एनटीए के दफ्तर के सामने प्रदर्शन करती है। दोनों धड़े अलग अलग राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। हम आपको राजस्थान भी लिए चलेंगे, वहां से शरद कुमार आपको इस पूरे कांड की इनसाइड स्टोरी भी बताएंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। नीट पेपर लीक मामले की तफ्तीश राजस्थान से महाराष्ट्र तक चल रही है। उधर विद्यार्थी संगठन आग बबूला है। कांग्रेस की एनएसयूआई तो छोड़िए, बीजेपी की एबीवीपी भी सड़कों पर है, मगर आंदोलन में फर्क है। एनएसयूआई बीजेपी पर सवाल उठा रही है, एबीवीपी एनडीए पर नाराज है। हम मांग कर रहे हैं कि अच्छे से जो इसकी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो, ताकि इंसाफ निकल के आए। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जगह नेशनल ट्रॉमा एजेंसी बन चुकी है। इनको स्पष्ट आके बता देना चाहिए कि ये टेस्टिंग एजेंसी नहीं चला पा रहे हैं, तो भारत सरकार दूसरे टेस्टिंग एजेंसी की व्यवस्था करेगी। और हम धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। राजस्थान से शुरू हुई जांच घूमकर राजस्थान ही पहुंच रही है। पहले चरण में पेपर नासिक के हाई सिक्योरिटी प्रेस से हार्ड कॉपी की शक्ल में लीक कराया गया। दूसरे चरण में सॉफ्ट और डिजिटल कॉपी की शक्ल में हाथों हाथ बेचा और बांटा गया। इस मामले का भंडाफोड़ करने वाली राजस्थान पुलिस की एसओजी के मुताबिक इनमें अब तक के बड़े चेहरों में नासिक का शुभम खैरनार है, पुणे का धनंजय है, जयपुर का मनीष यादव है, सीकर का राकेश मंडावरिया है, गुरुग्राम का यश यादव है। सबकी धरपकड़ हो चुकी है। अभी ये नहीं पता चल पाया है कि नासिक हाई सिक्योरिटी प्रेस से पेपर की हार्ड कॉपी सबसे पहले किसने लीक की थी, लेकिन ये पता चल चुका है कि महाराष्ट्र से ये पेपर जयपुर में मनीष यादव के पास पहुंचा था। राजस्थान एसओजी और सीबीआई की जांच के अनुसार इस पूरे इंटर स्टेट रैकेट का मास्टरमाइंड मनीष यादव और राकेश मंडावरिया है। इसमें मनीष यादव के ऊपर नासिक से लीक हुए पेपर के सवालों को गेस पेपर के नाम से जयपुर में छपवाने का आरोप है, तो राकेश मंडावरिया उस गेस पेपर के डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहा था। राकेश मंडावरिया राजस्थान के कोचिंग हब सीकर के पिपराली रोड में आरके कंसल्टेंसी नाम से कंसल्टेंसी सर्विस चलाता है। जांच एजेंसियों को शक है कि इसका मुख्य काम पेपर को कोचिंग स्टूडेंट्स के बीच बांटना था। जांच में सामने आया कि उसके पास ये लीक पेपर अप्रैल महीने में ही आ चुका था। जांच में मिले प्राइवेट माफिया नाम के व्हाट्सएप ग्रुप में पता चला है कि इसमें 400 से ज्यादा लोग जुड़े थे और इसी ग्रुप में लीक पेपर बांटे जा रहे थे। जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। अब पुणे से डेंटिस्ट की पत्नी मनीषा वाघमारे नाम की महिला भी हिरासत में ली गई है, जो पेपर लीक गैंग के संपर्क में थी। नीट पेपर लीक भंडाफोड़ के बाद से ही कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार पर निशाने साध रही है। राहुल गांधी ने कहा कि 2024 में नीट पेपर लीक के दौरान एनटीए के डीजी रहे अधिकारी को छत्तीसगढ़ के सीएम का प्रमुख सचिव बनाकर इनाम दिया गया है।
अब कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल उठा रही है कि एसओजी ने जिस मांगीलाल और दिनेश यादव नाम के आरोपी को पकड़ा है वो राजस्थान के मंत्री के करीबी हैं। कभी वो राजस्थान के शिक्षा मंत्री के बाएं दाएं दिखते हैं तो कभी सड़कों पर होर्डिंग लगाकर शुभकामनाएं लगाते दिखते हैं। मुझे लगता है कि बीजेपी का कार्यकर्ता इसके अंदर शामिल होने की वजह से ही 9 दिन लगे हैं कि इस पूरे मामले में हमारे यहाँ की पुलिस ने तो रिपोर्ट ही दर्ज नहीं की। पूरा बीजेपी कनेक्शन है इसके अंदर। ये लोग इसमें कितने शामिल हैं नहीं है, लेकिन बीजेपी का पदाधिकारी वो व्यक्ति, उसके साथ उनकी फोटो है, लगातार वो हर प्रोग्राम में जा रहा है, बहुत सी फोटो उसने डाली हुई है। उसी आरोपी मांगीलाल के घर हमारे संवाददाता पहुंचे। मांगीलाल के घर वाले बताते हैं कि आरोपी दिनेश बीजेपी का कार्यकर्ता है। ही मांगीलाल गुड़गांव से लेकर पिछली बार भी आया था नीट का पेपर, और इस बार दिनेश अपने छोटे भाई के बेटे के लिए जो सीकर पढ़ रहा था वो 30 लाख में लेकर आया था, और ये सीकर से इसने सारा पेपर घुमाया है। तो ये दिनेश क्या करता है? प्रॉपर्टी, और बीजेपी से भी जुड़ा हुआ है। जी। दिनेश क्या करता है? प्रॉपर्टी डीलर है और ये फाइनेंस का काम है उनका। बीजेपी से भी जुड़ा हाँ, हुआ है। बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं। बीजेपी के नेता है। हाँ, ऐसे ही मैं बस ऐसे ही चल जाते हैं। आरोपी दिनेश की पत्नी ने भी माना है कि ये अनपढ़ हैं। इनके पति दिनेश प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं और इनके घर से 3 बच्चे पिछली बार भी नीट पास कर चुके हैं। इनके पति दिनेश बिलाव और मांगीलाल दोनों को लेकर गई है, और इस घर के 4 बच्चे पिछली बार सेलेक्ट हुए थे, और इस बार भी इनका बेटा ऋषि जो है वो परीक्षा दे रहा था सीकर में। आरोप है कि दिनेश वो गेस्ट पेपर लेकर आया था गुड़गांव से और सीकर देकर आया था, वहीं से सारा जगह सर्कुलेट हुआ है, और पिछले बार के बारे में भी इस तरह के आरोप लग रहे हैं जिसकी जांच अभी एसओजी कर रही है। ऐसे में एनटीए से लेकर राजस्थान के मंत्री मदन दिलावर तक इस मामले पर जैसी सफाई दे रहे हैं उससे विपक्षियों को सियासी सवाल उठाने का मौका भी मिल रहा है। हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है, और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको पकड़ेंगे, उनको जेल भेजेंगे। जांच एजेंसियों ने पाया होगा इसमें गड़बड़ हुआ है तो निर्णय ले लिया कि रद्द कर दी है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब विपक्षी दल इस पूरे पेपर लीक कांड को सीधे बीजेपी की कारस्तानी बताने की कोशिश कर रहे हैं, और केजरीवाल तो नेपाल बांग्लादेश जैसा अराजक आंदोलन करने का आह्वान जेनजी से कर रहे हैं। तो मेरा जेनजी से सीधा सीधा देश के युवाओं से सीधा सीधा पूछना है कि ऐसे ही चलेगा या कुछ करना है? अगर नेपाल का और बांग्लादेश का जेनजी सड़कों पे उतर के अपने देश की सरकारों को बदल सकता है, तो हमारे देश का जेनजी पेपर लीक करने वाले मंत्रियों को जेल नहीं भेज सकता है। मुझे अपने देश के जेनजी पे पूरा भरोसा है। सीधे आरोप लगाइए, जो इस खेल के अंदर शामिल है उनको जेल में भेजिए, सड़कों पे उतरिए, आंदोलन कीजिए और इस घिनौने खेल को बंद कीजिए। केजरीवाल का आरोप है कि 2014 के बाद से देश में 93 पेपर लीक हुए हैं और किसी एक मामले में भी सजा नहीं हुई है। 2024 के नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने जांच भी की, गिरफ्तारी भी की, लेकिन चार्जशीट नहीं की और आरोपी जमानत पर घूम रहे हैं। केजरीवाल आरोप लगाते हैं कि देश में सबसे ज्यादा पेपर लीक राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, गुजरात में हुए हैं और ये बीजेपी शासित प्रदेश है। इस बीच पेपर लीक की जिम्मेदारी एनटीए पर डालते हुए उसे भंग करने या नीट की परीक्षा उसके दायरे से बाहर करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। मामला अदालत में भी पहुंचा है। अब देखना होगा कि सीबीआई इस मामले में सिंडिकेट के सबसे ऊपर के चेहरे तक पहुंच पाती है या नहीं। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। तो 14 परीक्षाएं एनटीए ने अब तक की है, उसमें से 5 परीक्षाओं पर सवाल उठता रहा है और यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जॉइंट स्टैंडिंग कमेटी ने इस पर अपनी एक रिपोर्ट दी थी, उस पर भी अमल नहीं हो पाया है। राधाकृष्णन कमेटी बनाई थी, उनकी रिपोर्ट के रिकमेंडेशंस के आधार पर भी कोई फैसला नहीं हो पाया है। सीबीआई ने 2024 के मामले में जो जांच की थी वो मामला भी कहां लटका हुआ है अभी तक पता नहीं चल पाया है। और यह सब होते होते 2 साल के भीतर एक बार फिर पेपर लीक होता है और यह पूरा कांड तैयार होता है और अब इसमें राजनीति भी घुस चुकी है। इस पूरे मामले पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में डॉक्टर रागिनी नायक, कांग्रेस की प्रवक्ता, इस चर्चा में जुड़ रही है। अनुराग ठांडा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल ने साफ कह दिया है कि जो नेपाल और बांग्लादेश में किया था वही यहां पर भी करी है।
वरना ये नहीं रुक पाएगा। तो उस पर भी सवाल पूछेंगे। प्रोफेसर संगीत रागी हमारे एनालिस्ट है, वो भी चर्चा में शामिल होंगे। सत्य प्रकाश मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो भी चर्चा में शामिल होंगे। बीजेपी इस चर्चा में शामिल नहीं हो रही है। 3 सवाल मैं इस पैनल के सामने रखना चाहूंगा और उसके साथ साथ हम जयपुर भी चलेंगे, क्योंकि हमारे संवाददाता शरद कुमार ने दरअसल ये पूरा मामला उजागर किया था। पहला सवाल पैनल के सामने, क्या नीट पेपर लीक मामले में आरोपियों के तार बीजेपी के मंत्री और नेताओं तक जुड़े हैं? इसीलिए क्या शायद देरी हो रही थी? ये सवाल जो विपक्ष बार बार उठा रहा है। दूसरा सवाल, क्या एनटीए की अंदरूनी नाकामी की वजह से नीट के पेपर लीक हुए हैं? एनटीए की कई नाकामियां बार बार अलग अलग रिपोर्ट्स में सामने आ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद उनके काम करने के तरीके में कोई बदलाव नहीं हुआ है, इसीलिए सवाल यहां पर रहता है। तीसरा सवाल, क्या केजरीवाल का जेनजी को सड़कों पर उतरने के लिए उकसाना जायज है? ये 3 सवाल हम हमारे पैनल के सामने रखेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, पुणे से एक और गिरफ्तारी नीट पेपर लीक मामले में हुई है। एक महिला की गिरफ्तारी भी इसमें हो सकती है, उन पर भी कहीं ना कहीं शक है। लेकिन फिलहाल नासिक के बाद पुणे से भी एक गिरफ्तारी हुई है। अहिल्यानगर में एक गिरफ्तारी इससे पहले हुई थी और अब इसके बाद डेंटिस्ट की पत्नी मनीषा वाघमारे की गिरफ्तारी की गई है पुणे से। तो इस पूरे मामले के तार अब पूरे देश में अलग अलग जगह पर जुड़ रहे हैं। एक राजस्थान से गिरफ्तारी होती है, उसके बाद नासिक से गिरफ्तारी होती है, उसके बाद अहिल्यानगर से गिरफ्तारी होती है और अब नीट पेपर लीक मामले में पुणे से एक डेंटिस्ट की पत्नी मनीषा वाघमारे की भी गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई ने इस मामले में नासिक से जो गिरफ्तारी हुई थी उनकी ट्रांजिट रिमांड उन्होंने ली हुई है। शरद कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, क्या जानकारी हम इस पे और दे पाएंगे, क्योंकि अब तो राजनीतिक कनेक्शंस भी जिनकी गिरफ्तारियां हुई है उनके साथ जोड़े जा रहे हैं। बिल्कुल साहिल, देखिए ये पूरा खुलासा जो है वो एसओजी ने कर लिया था और पिक्चर में तब मैं एंटर किया जब एसओजी पूरा खुलासा करने के बाद कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मुकदमा दर्ज करने की इजाज़त नहीं मिल रही थी। उसके बाद हम आज तक पर परसों दिखाना शुरू किए और फिर देश भर में ये खबर गई कि एसओजी के पास ये पूरा मामला खुल चुका है, मगर मुकदमा दर्ज करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। तब जाके ये परीक्षा रद्द हुई है, क्योंकि हम सारा डिटेल बता दिए थे कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर सभी 90 के 90 बायोलॉजी के और 45 के 45 केमिस्ट्री के लीक हैं। अब इसमें जो खुलासे हो रहे हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं साहिल। एक बार फिर इस बात को बताइएगा, ये एक बार फिर इस बात को दोहराइएगा। इस मामले का खुलासा राजस्थान की एसओजी के पास इसके डिटेल्स जा चुके थे, लेकिन पुलिस के पास जाकर मुकदमा दायर करने की इजाजत सरकार के तरफ से उन्हें नहीं दी जा रही थी। उसके बाद आपने ये खबर आज तक पर चलाई और उसके बाद दबाव में आकर यह मामला दर्ज करने की इजाजत दी गई। सही बात है? एक बार फिर बताइएगा कि ये कैसे, किस तरीके से आखिरकार मामला दर्ज हुआ है, जरा सबको पता चलना चाहिए। देखिए बिल्कुल साहिल, जब ये पेपर आउट होता है और जानकारी मिलती है कोचिंग संचालक को और गुरु कृपा के कोचिंग के शशिकांत शर्मा को, तो ये लेके जाते हैं थाने पर, यहाँ पर सीकर की उद्योगनगर, वहाँ से भगा दिए जाते हैं। पूरे एनटीए को भेजते हैं, एनटीए से आईबी को जाती है, आईबी से राजस्थान पुलिस को जाती है और उसके बाद 8 मई को ही पूरी जांच हो जाती है 7 घंटे के अंदर। आप 8 मई की पूरी जांच हो जाने के बाद 8 मई से लेकर 10 मई तक एसओजी जांच करके 15 से ज्यादा लोगों को हिरासत लेकर बैठी रहती है और मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता है। तब आज तक को खबर लगती है और फिर आज तक इस मुहिम को देश भर में चलाता है और तब जाकर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, मगर परीक्षा रद्द हुई और फिर ये जांच सीबीआई को दी गई और कल सीबीआई ने मुकदमा दर्ज करके और आज अरेस्ट किया है। अरेस्ट होने के बाद जो कुछ खुलासे सामने आ रहे हैं, उसके बाद कहा गया कि ये वजह हो सकती है, क्योंकि देखिए दिनेश जो है, दिनेश की गिरफ्तारी केवल एक सामान्य गिरफ्तारी मत समझिए साहिल, क्योंकि दिनेश की गिरफ्तारी के बाद ये पता चला है कि दिनेश 3 भाई है जो बीजेपी का नेता है। घनश्याम है और मांगी लाल है। घनश्याम और मांगी लाल के दो लड़के हैं, घनश्याम की 2 बेटियां हैं और मांगी लाल के 1 बेटा और 1 बेटी है। ये सभी अभी एसओजी के हिरासत में हैं और पिछले साल
ये चारों के चारों नीट परीक्षा पास कर चुके हैं। विकास जो है वो सरकारी मेडिकल कॉलेज सवाई माधोपुर में है और उसकी बेटी प्रगति दौसा मेडिकल कॉलेज में है। रिया जो है वो एसएमएस मेडिकल कॉलेज में है और सोनिया जो है वो मुंबई मेडिकल कॉलेज में है। इस सारे लोगों से पूछताछ हो रही है कि मांगी लाल और दिनेश क्या पहले नेटवर्क के पता जानकारी थी, क्योंकि इन्होंने कहा था कि हमें 1 महीने पहले से पता था कि पेपर मिलेगा। अब ये जरा तस्वीरें हम कुछ चला रहे हैं शरद यहाँ पर, ऐसा बताया जा और ये जो दिनेश आपके हैं वो जरा लाल सर्कल में यहाँ पर दिनेश भी हम आपको दिखा रहे हैं और दर्शकों को हम दिखा रहे हैं यहाँ पर अलग अलग नेताओं के साथ में दिनेश की तस्वीरें, और आपकी रिपोर्ट भी हमने दिखाई। उसमें आपने घर जाकर पूछा, वो कह रहे हैं कि वो तो सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भी है। जरा इनके बारे में बताइएगा, ये क्या है, दिनेश क्या है, इनकी पहुंच कहां तक है? देखिए, दिनेश युवा मोर्चा में था पहले, उसके बाद बीजेपी के स्थानीय जो विधायक है उनका सारा काम ये देखता है और काफी सक्रिय रहा है पार्टी में। बाकी नेताओं के साथ तस्वीरें आने सामान्य सी बात है, मगर दिनेश यहाँ सीकर में, जहां मैं सीकर मौजूद हूँ, सीकर में फ्लैट लेकर रहता था और उसका जो बच्चा था ऋषि, वो इस बार नीट में बैठा था, उसको ये पेपर लेकर देने आया था। वो ऋषि भाग चुका है, ऋषि की खोज कर रही है एसओजी और सीबीआई। और इसी सीएलसी में जब मैं यहाँ आया हूँ, सीएलसी कोचिंग है, पर दिखाऊंगा, कैमरामैन को दिखा दें, यही बताया जा रहा है कि ये जो पूरा परिवार जो है यही पढ़ा करता था, जिसको यहाँ पर वो नीट का पेपर उसको मिला था। तो निश्चित रूप से हम इनके डायरेक्टर हैं श्रवण चौधरी जी, इनको कई बार हम खबर भेजे हैं उनसे बातचीत करने के लिए, हम सीएलसी में बैठे हुए हैं। मगर ये काफी चौंकाने वाली बात है, अब जो है सीबीआई जांच कर रही है कि पिछले साल भी क्या आउट हुआ था 2025 में, और क्या ये पूरा नेटवर्क देश भर में फैला है। हमारे एसओजी की माने तो 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो सकते हैं और ये नेटवर्क कई सालों से काम कर रहा था। अगर दिनेश को लालच नहीं होता कि मैं 30 लाख में यश यादव से खरीद के आया हूं, वो 30 लाख में पैसे निकाल लूं बेचकर, तो एक खुलासा नहीं होता। बेहद संगठित नेटवर्क से पूरे देश में 15 दिन पहले ये पेपर जा चुका था। वो तो दिनेश को लालच हो गया पैसा कमाने के लिए, इसके बेटा ऋषि जो है वो जगह जगह इसे बेचने लगा और फिर बेच के एक व्हाट्सएप ग्रुप की भी बात हो रही है। कोई प्राइवेट माफिया नाम का व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें 400 सदस्य है उस प्राइवेट माफिया ग्रुप के। उसके साथ साथ अब विपक्षी आरोप लगा रहा है कि ये मामला इसीलिए दर्ज नहीं हो रहा था, जो कहानी आपने इससे पहले बताई थी वो इसीलिए नहीं दर्ज हो रहा था क्योंकि राजनीतिक दबाव चल रहा था। क्या यह बात सही है कि राजनीतिक दबाव की वजह से, और 2024 में भी हमने देखा कि राजस्थान के भीतर ही मामला उजागर होता है, मामला दर्ज होने में समय लगता है, इस बार भी मामला दर्ज होने में समय लग रहा था। बिल्कुल, इससे इंकार नहीं किया जाता साहिल। अगर 3 दिन तक मामला दर्ज नहीं हो और एनटीए के अभिषेक सिंह ये कहते रहे कि हम एक्सपर्ट कमेटी से बात करके बताएंगे, तो ये समझ में नहीं आता है। और जो आप एनटीए की लापरवाही की बात कर रहे हैं, कल मैं उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, वो कह रहे थे कि मैं तो अप्रैल में ही आया हूं। जब अप्रैल में ही आए हों तो दुनिया के सबसे बड़ी परीक्षा 22 लाख विद्यार्थी बैठ रहे हैं। भारत सरकार को एनटीए के डायरेक्टर को कब बनाना चाहिए, कब नहीं बनाना चाहिए, ये तो तय करना चाहिए। वो कह रहे हैं अप्रैल में ही मैं आया था। मैं कल उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, तो कहीं ना कहीं 2 लाख लोग इस पूरे क्रम में शामिल थे। पूरे देश में 2 लाख, कई जगह ये पेपर छपे हैं, एक जगह पेपर नहीं छपा है। तो आप समझिए दो और चीजें शरद, 2 और चीजें जबरदस्त। जैसे ये मामला उजागर होता है उसके बाद में वहां पर एक पीजी फैसिलिटी चलाने वाले व्यक्ति जो है सीकर के भीतर, उनके पास उनका बेटा पेपर भेजता है केरल से। वो वहां पर जो लड़कियां वहां पर रह रही है उनको पेपर देने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ दूसरी खबर भी यहां पर जो आ रही है वो ये आई थी कि किसी कोचिंग सेंटर्स में ये जो गेस पेपर है या अनुमानित पेपर है, उसके जरिए स्पेशल स्टूडेंट्स को ट्रेन करने की कोशिश चल रही थी वहां पर। और ये पूरी प्राइवेट जो कोचिंग क्लास इंडस्ट्री है, इंस्टीट्यूट है, हाँ जी 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 शरद, ये पूरी प्राइवेट कोचिंग क्लास इंस्टीट्यूट है। 52,000 करोड़ की पूरा एक धंधा बन चुका है वहां पर। देखिए, जो मैं कॉम्प्लेक्स में खड़ा हूं, ये अपने आप में बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, सीएलसी कोचिंग का कॉम्प्लेक्स है। श्रवण चौधरी डायरेक्टर है। श्रवण चौधरी जी, ये कहा जा रहा है कि जो दिनेश का बेटा ऋषि है वो आपके यहाँ कोचिंग में था और आपके यहाँ पढ़ाई किया है। तो रिकॉर्ड देखना पड़ेगा हमारे, है कि नहीं है, अभी देखते हैं अपन।
एसओजी के सूत्रों ने कहा है कि आपके यहाँ है, आपने रिकॉर्ड अभी तक नहीं देखा? रोल नंबर चेक कर लेते हैं सर, वो तो अभी तक रिकॉर्ड नहीं देखा? नहीं सर, मेरे को ध्यान नहीं, रिकॉर्ड चेक कर लेते हैं हमने। घनश्याम के बच्चे भी बताया जा रहा है कि सर रिकॉर्ड चेक करना पड़ेगा सर, मेरे पास इस प्रकार की अभी कोई सूचना नहीं कि बच्चे हमारे पास पढ़ते थे। तो इतने दिनों से सीकर को लेकर हंगामा मच रहा है। इस प्रकार कोई इंक्वायरी नहीं है कि जो बच्चा पास पढ़ रहा है। इसी कोचिंग सेंटर में वो पढ़ता था वहां पर। हमारी टीम को पता है। जरा उनको पूछेगा कि क्या उनके कोचिंग सेंटर में, हमारे पास जरा उनको पूछेगा उनके कोचिंग सेंटर में वो गेस्ट पेपर आया था क्या? क्योंकि कोचिंग सेंटर्स के भी नाम आ रहे हैं कि गेस्ट पेपर आए थे वहां पर, उनको पढ़ाई चल रही थी वहां पर। जरा पूछिए उनको, कोई गेस्ट पेपर से आपने तैयारी की थी क्या? क्या सीकर में इस तरह का पूरा हर जगह ये गेस्ट पेपर चल रहा था? ये क्या आप लोगों कोचिंग में इस तरह कोई गेस्ट पेपर आया? नहीं सर, हमारे पास कोई गेस्ट पेपर नहीं आया। मैं तो इसके बाद ही पता, ये न्यूसेंस हुआ उसके बाद पता लगा। हम लोग तो हमारे काम में लगे हुए थे। किसी टीचर को कुछ नहीं सर, मेरे बिल्कुल मेरी निगाहों मेरी शरद, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे क्योंकि जब चर्चा शुरू होगी तो उसमें आपका सहयोग भी मुझे चाहिए होगा। आपने इस पूरे मामले को, यह बहुत बड़ी बात है। प्रोफेसर रागी आप सुन रहे थे शरद कुमार को यहां पर, बाकी हमारे मेहमान भी हमारे साथ में है, लेकिन प्रोफेसर रागी आप सुन रहे थे शरद कुमार को, ठीक है? क्या कहा उन्होंने? यह मामला उजागर हो चुका था, एसओजी वहां पर पकड़ चुकी थी, लोगों को हिरासत में ले चुकी थी, डिटेन कर चुकी थी, लेकिन इजाजत नहीं मिल रही थी कि एफआईआर दर्ज की जाए और बाकायदा इस पर केस चलाए जा सके। जब आज तक पे खबर चलाई शरद ने, उसके बाद में राजस्थान सरकार कहती है कि ठीक है, आप जाके मामला दर्ज कर सकते हैं, एफआईआर कर सकते हैं और उसके बाद आप ये पूरा मामला आगे बढ़ा सकते हैं। अब इस पर क्या कहेंगे? कोई पॉलिटिकल प्रेशर है या नहीं है? आपको क्या लगता है? देखिए साहिल, मैं डिफेंड करने के लिए आज मैं बिल्कुल मेरा मूड नहीं है और मैं डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं हूं। जो भी कुछ हो रहा है बहुत घृणित है, बहुत निंदनीय है, शर्म से झुकाने वाला है और सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाता है, बहुत बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाता है। ऐसा नहीं है कि पहले लीक नहीं हुए हैं। राजस्थान सरकार थी तो उस समय भी 10-12 पेपर लीक हुए थे 2019 और 23 के बीच में। उत्तर प्रदेश में भी मेडिकल एग्जामिनेशन के पेपर्स लीक हुए, अगर झारखंड में भी लीक हुए, हर जगह। लेकिन ये कोई डिफेंस नहीं हो सकता, मैं फिर दोहरा रहा हूं, कोई डिफेंस नहीं हो सकता है। एनटीए एक निकृष्ट और निहायती इनकॉम्पिटेंट हाथों में है, फिर मैं दोहरा रहा हूं। और शिक्षा माफिया पूरे देश भर में आज के दिन में नेटवर्क खड़ा कर चुका है। और ये कोई आज नया है ऐसा भी नहीं है, कांग्रेस के जमाने में नहीं था ऐसा भी नहीं है। ये सारा का सारा नेटवर्क जो है वो बहुत पहले से मौजूद है। सरकार को चाहिए कि इस पर क्रैक करे। और मुझे नहीं लगता है कि जब सारी बातें, जब भी एग्जाम होता है, प्रोफेसर रागी, आज इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, कहना पड़ता है। और किसके समय पे क्या था वो मामला, ठीक है, वो तो बिल्कुल जब पहले था तब भी हमने सवाल उठाए थे, आज जब है तब भी इस पे सवाल उठाएंगे। फिलहाल मैं ताजा बात करूंगा इस पूरे मामले को लेकर। नहीं प्रोफेसर रागी, आप मुझे बताइए कैसे कोई कार्रवाई हो पाए? दो बड़े उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। नहीं आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन दो बड़े उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे नंबर एक अपनी बात खत्म कर रहा हूं तो साहिल आप बात रखिएगा जी, करिए, चलिए करिए। साहिल, राजनीति इसलिए हो रही है कि जब केजरीवाल कहते हैं कि जेनजी को क्या करना चाहिए, आंदोलन है, केजरीवाल जैसा धूर्त, ठग और बेईमान यदि इस प्रकार की बातें करे आकर के, जो स्वयं शीश महल में रह चुका हो, जो स्वयं बेल पर हो, वो इस पर राजनीति करने ही आ रहा है। मैं उस राजनीति को इसलिए कह रहा हूं कि उसको किनारे जरा कीजिए और इसके बाद सरकार की जितनी आलोचना हो वो कम है। मैं बार बार इसे दोहरा रहा हूं। कोई संगीत रागी जी, चाहे वो अशोक, मैं इस बयान पर जाने ही वाला था, लेकिन जैसे ही इसमें कुछ चीजें पूछना शुरू हो गया, आपने उसमें बराबर अरविंद केजरीवाल ला ही दिया आपने उसमें। यह बड़ी इंटरेस्टिंग बात है उसमें। मैं जरा दो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, क्योंकि अनुराग गांडा मुझे मालूम था कि तुरंत तैयार हो जाएंगे और अब पूरी डिबेट जो है ना इसी बात पर होगी कि जेनजी कहां पर क्या किस तरीके से प्रोटेस्ट करेगी। लेकिन हमारे जेनजी देखिए किस तरीके से बटे हुए हैं। कांग्रेस के जेनजी, एनएसयूआई के जेनजी जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता है, वो धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जो मंत्री है। और यहां पर एबीवीपी भी सड़क पर उतर आई है, टीए के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के खिलाफ।
लेकिन सरकार का विरोध नहीं कर रही है वहां पर। और कांग्रेस पार्टी मंत्री के घर के बाहर बड़ी दिलचस्प, इसी तरीके से देखिए राजनीति कैसे बढ़ जाती है। अब अनुराग ढांडा जवाब दीजिएगा कि आपको इंटरेस्ट किसमें है, ये कहीं ना कहीं पहुंचे लॉजिकल एंड पर, सही तरीके से कार्रवाई हो, इस पर इंटरेस्ट है, या आपको लगता है कि आप पॉलिटिकल स्कोर हम आराम से कर सकते हैं, जरा सबको सड़क पर लेकर आते हैं। देखिए प्रोफेसर रागी को मौका भी मिल गया इस पर, अब तुरंत उन्होंने उस पर कैसे पहुंचेगा कर ही लिया। नहीं कोई बात नहीं, प्रोफेसर रागी जी इस डिबेट को डिरेल करना चाहते हैं। प्रोफेसर रागी जी आए आज इसलिए डिबेट पे कि वो इस डिबेट को डिरेल करना चाहते हैं, क्योंकि अगर डिफेंड करना होता तो बीजेपी का प्रवक्ता यहां पे होता। दूसरी बात की चर्चा तो हम इस बात पे कर रहे हैं ना कि कैसे इसका समाधान निकाला जाए, कैसे ये ठीक हो। तो बीजेपी के प्रवक्ता क्यों नहीं आए भाई? चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर वो खुद चोर नहीं है और अगर उनको झिझक नहीं है इस बात की, उनके मन में गिल्ट नहीं है, तो आज बीजेपी के प्रवक्ता इस पे डिबेट करने के लिए क्यों नहीं आए? संगीत रागी जी को क्यों भेजा गया आज यहां पे कि जाके केजरीवाल को 4 गाली दे दो ताकि डिबेट डीरेल हो जाए, मुद्दे के ऊपर चर्चा ना हो। मैं संगीत रागी जी आपको इसमें कामयाब होने नहीं दूंगा, मुझे मुद्दे पे चर्चा करनी है। अनुराग ढांडा जी, प्रोफेसर रागी को हमने बुलाया, मैं बोल रहा हूं, प्रोफेसर रागी को हमने बुलाया, होने नहीं दूंगा। नहीं, प्रोफेसर रागी को हमने बुलाया हुआ है। यहां तक तो मैं बोल सकता हूं कि प्रोफेसर रागी को बाकायदा हमने उनको चर्चा के लिए बुलाया हुआ है, 2 चीजों के लिए। एक तो वो प्रोफेसर है इसके लिए, और मुझे लगता है कम से कम आज प्रोफेसर रागी स्टूडेंट्स के साथ खड़े होंगे बिना किसी राजनीति के, इसलिए उनको बुलाया है। चलिए मेरी बात भी सुन लीजिए, मेरी बात भी सुन लीजिए। प्रोफेसर के नाते अगर वो बोल रहे होते तो वो अरविंद केजरीवाल जी के बारे में अपशब्द नहीं बोलते। अगर मैं चाहूं तो मैं भी बोल सकता हूं कि सबसे बड़ा धूर्त तो मोदी है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैं ये बोलूंगा आप मुझे टोक देंगे कि देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा मत बोलिए। और जब ये केजरीवाल जी के बारे में बोल रहे थे तब आप आराम से सुन रहे थे, तब आप आराम से सुन रहे थे। अब सुनिए आगे, अब रागी जी आप सुनिए आगे। अरे तड़ी पार के बारे में फिर बोलूंगा, फिर आप कहोगे। मैं पॉलिटिकल डिबेट में जाना ही नहीं चाहता, मैं जाना ही नहीं चाहता पॉलिटिकल डिबेट में। एक बात बता दूं, मुझे जाना ही नहीं पॉलिटिकल डिबेट में। बता दूं प्रोफेसर रागी, प्रोफेसर रागी, संगीत रागी, संगीत रागी जी प्लीज, आज मैं डिबेट डिरेल नहीं होने दूंगा, आज मैं डिबेट डिरेल नहीं होने दूंगा। आप किसी नेता के बारे में कुछ कहेंगे, उसके जवाब में अनुराग ढांडा आपको कुछ बताएंगे, देश के बाकी नेताओं के बारे में बोलेंगे, और चर्चा सब हम सिर्फ इसी बात पर करते रहेंगे कि किसने किसके बारे में क्या बोला। आज मुझे इस डिबेट को डिरेल नहीं होने देना, क्योंकि बड़ा ही सीरियस मामला है, गंभीर मामला है, और हमें इस पर इस तरीके से डिबेट नहीं करनी चाहिए। बड़ी सिंपल बात है, ठीक है? अनुराग ढांडा आप आपकी बात खत्म करिए, उसके बाद रागिनी नायक के पास मैं नहीं बोलूंगा, मैं मुद्दे पे ही बोलूंगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं साहिल जी, आप मुझे बताइए, एक चीज तो स्पष्ट नजर आ रही है, एक चीज तो स्पष्ट नजर आ रही है कि बीजेपी के मन में चोर है, बीजेपी ऑर्गेनाइज तरीके से ये पूरा नेक्सस चला रही है, इस वजह से उनका प्रवक्ता आज डिबेट में यहां पर नहीं है। दूसरी बात, आपके अपने रिपोर्टर ने यह बताया कि हर साल पेपर लीक होता है, हम भी तो यही कह रहे हैं, हर साल पेपर लीक होता है साहिल जी। जिस बारी पकड़ा जाता है, इस बार आपने ये खबर चला दी तो इसके बारे में कुछ एक्शन हो गया, लेकिन हर साल 20-22 लाख बच्चों के साथ धोखा हो रहा है। आप हमें कह रहे हो जेनजी को सड़क पे उतरने को मत कहो, तो क्या करे जेनजी? उनके सपने तोड़े जा रहे हैं, ऑर्गेनाइज तरीके से पेपर बेचे जा रहे हैं, उनका भविष्य गर्त में जा रहा है, और 20 लाख बच्चे हर साल धोखा खा के घर पे बैठे रहे। आप हमारी को तो गलती बता दो कि भाई जेनजी को ये कह रहे हैं कि बाहर मत आओ, क्या करे जेनजी ये भी तो बता दो। आप जवाब दीजिए, उसके बाद रागिनी जी के पास चलूंगा। पकड़ती है, उनकी बेल हो जाती है, केस कभी क्लोज होता नहीं है, प्रधानमंत्री से लेके नीचे। ठीक है प्रोफेसर रागी। साहिल, मैं कतई डिफेंड करने के लिए नहीं कहा, मैंने बार बार कहा कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और ये शिक्षा तंत्र में एक बहुत बड़ा माफिया काम कर रहा है। मैं इससे बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा। जेआरएफ की चाहे वो जब से एनटीए ने शुरुआत किया है जेआरएफ की परीक्षा, उसके बारे में तमाम प्रकार की धांधलियां हम सुन रहे हैं, एज ए प्रोफेसर हम सुनते रहते हैं। तब भी बहुत कष्ट होता है, आज भी बहुत कष्ट हो रहा है। बात जब हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा माफिया है जिसके खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, और बार बार जब यह होता है मैंने कैंसिल कर दिया है, तो मुझे बहुत गुस्सा इस बात के लिए आता है। एनटीए का डायरेक्टर आता है और सीधे कहता है आगे
2 महीने में एग्जाम हो जाएगा, 3 महीने में हम अरे तुम क्या ट्रांसपेरेंसी बरत रहे हो? यू आर कंप्लीटली इनकॉम्पिटेंट। या तो तुम करप्ट हो या क्या उदाहरण सेट हो रहा है यहाँ दो ही कारण हो सकते हैं प्रोफेसर रागी, इसके अलावा और कोई नहीं। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, एक मिनट, एनटीए कौन है? एनटीए देश हांडा का है क्या? हांडा जी राजनीति मत कीजिए प्लीज। हमने देखा है देखिए, लेकिन यहाँ पर एक सवाल तो बनता है ना, यहाँ पर एक सवाल तो बनता है ना, यहाँ पर एक सवाल तो बनता है। जरा एक मिनट दोनों को शांत करिएगा। नैतिकता के बारे में मत बात। आप क्या एग्जाम्पल सेट कर रही है सरकार? एग्जाम्पल क्या सेट कर रही है? क्या उदाहरण पेश कर रही है लोगों के सामने? 2024 का मामला होता है, वहां के जो डीजी है उनको वहां से निकाल दिया जाता है एनटीए के। आज वो कहां पर है रागी जी, सत्यप्रकाश मिश्रा जी, कहां पर है वो डीजी? आज वो छत्तीसगढ़ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी है चीफ मिनिस्टर के, ठीक है? जो उनके मुख्य माफिया जिनको गिरफ्तार किया गया था इस पूरे कांड के, पता है वो क्यों बेल पर बाहर निकले? वो डिफॉल्ट बेल पर बाहर निकले क्योंकि सीबीआई 90 दिन तक चार्जशीट ही नहीं फाइल कर पाई। डिफॉल्ट बेल मिला उनको, केस चलने के बाद बेल नहीं मिला है, डिफॉल्ट बेल में बाहर निकला क्योंकि चार्जशीट भी नहीं फाइल कर पाई। जो मुखिया थे वहां, जो भी मुखिया जिसको गिरफ्तार किया था, संजीव कुमार मुखिया उनका नाम, बेल पर बाहर निकल गए, डिफॉल्ट बेल पर। रागिनी नायक, क्या एक ही ऑप्शन है अभी जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि नेपाल और बांग्लादेश की तरह सड़क पर उतरिए और पूरा मतलब तहस नहस करवा दीजिएगा पूरी तरीके से, तभी कुछ हो पाएगा? आप भी उसको समर्थन दे रही है? साहिल, सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि आज तमाम प्रमुख न्यूज चैनल जो हैं उनकी तमाम प्रमुख डिबेट में केवल आपने नीट के पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने जैसे गंभीर मसले को उठाया है। मैं आपको साधुवाद देती हूँ और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि इस देश के नौजवानों और छात्रों का जो भविष्य है उसको लेकर आपको कहीं ना कहीं मोदी सरकार से ज्यादा चिंता है। इसके लिए भी मैं आपको साधुवाद देना चाहती हूँ। और साथ ही में मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मुंह छुपाकर पत्रकारों से बचते फिर रहे हैं, उसी तरह आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी जिस तरह से मुंह छुपाकर इस डिबेट से भागे हैं, वो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि सरकार और जिस राजनीतिक दल की सरकार है वो इस मसले के प्रति कितने गंभीर हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपनी बात ये कहकर शुरू करना चाहती हूँ कि जिन्हें नौजवानों के भविष्य की नहीं है कोई दरकार, अपराधियों के दोस्त, पेपर लीक माफियाओं के साझेदार, ऐसी नाकारा और निकम्मी है मोदी सरकार। तो आपने पहला सवाल जो पूछा केजरीवाल जी के बयान पर पूछा, तो जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। ये युवा और नौजवानों ने ठाना है और देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक मान्यताओं के तहत बदलनी है। विरोध प्रदर्शन करना है लेकिन अराजकता से नहीं करना है, शांति अहिंसा के साथ करना है, मारपीट आगजनी से नहीं करना है। अपनी बात को निरंकुश सरकार के नाक में नकेल डालकर करना है। ये पहली बात है। अब मैं दूसरी बात पर आती हूँ। देखिए बार बार ना ये सारा जो सारा बखेड़ा है जो खड़ा हुआ है उसका ठीकरा फोड़ा जा रहा है एनटीए पर। तो भैया एनटीए का गठन किसने किया था? एनटीए को बनाने वाला कौन है? नरेंद्र मोदी जी ने एक शब्द भी अभी तक नीट के बारे में क्यों नहीं बोला? देश के तमाम बड़े नेता बोल चुके हैं और आप बार बार ये बात बता रहे हैं। एनटीए के डीजी को हटाया जाता है जब 2024 में पेपर लीक होता है, उसके तुरंत, क्योंकि गुस्सा शांत हो जाए थोड़े दिनों बाद उनको स्टील मिनिस्ट्री में नियुक्त किया जाता है। फिर लेकिन सरकार तो कहती है कि इंडिपेंडेंट एजेंसी है एनटीए, एक मिनट, इंडिपेंडेंट एजेंसी है, अलग तरीके से चलाती है, पूरा कार्यक्रम उनका अलग तरीके से होता है। सीबीआई को भी इंडिपेंडेंट कहती है। आपने तो खुद भी बोला कि सीबीआई से डिफॉल्ट बेल मिल जाती है प्रमुख आरोपी को, क्योंकि सीबीआई इनएफिशिएंट नहीं है, सीबीआई की संलिप्तता है क्योंकि सरकार की संलिप्तता है। जब आपके ही यहाँ पर सत्यप्रकाश जी हैं, एक मिनट, एक लाइन और बोल देने दीजिए। जब आपके संवाददाता खड़े होकर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में जो सरकार है उसने मामला दर्ज नहीं होने दिया, गिरफ्तारी नहीं होने दी, तो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है साहिल और हाथ कंगन को आरती क्या कि संरक्षण देती है। यही शरद, राजस्थान के भीतर इससे पहले भी कई मामले निकल चुके हैं। सरकार बदलने से ये मामले रुकेंगे या कोई फर्क नहीं पड़ा है उससे? शरद जरा जल्दी से बता दीजिए, फिर सत्यप्रकाश जी के पास चलूंगा।
साहिल, यही तो मैं हंस रहा हूं सुन के। मैं पिछले 2 दिन से देख रहा हूं कि अशोक गहलोत 5 प्रेस कॉन्फ्रेंस नीट पर कर चुके हैं। अशोक गहलोत के 5 साल के कार्यकाल में 18 में से 17 पेपर आउट हुए, जांच ही नहीं होने देते थे, नियुक्ति दे देते थे। अभी तक मुकदमा चल रहा है, प्रदर्शन हो रहा है। मतलब कहते थे कि जो जिसने कहा पेपर आउट किया उसको जेल में डालो। पूरे देश में सबसे ज्यादा राजस्थान में पेपर लीक हुए और सरकार कांग्रेस की गई, तो इसकी बड़ी वजह थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ के रैलियों में आकर तब सरकार पर उंगली नहीं उठाई गई थी, वादा किया तब सरकार पर उंगली नहीं उठाई गई थी। अब बिल्कुल तब वो कह रहे थे कि हम मगरमच्छों को पकड़ेंगे, अब ये कह रहे हैं कि मगरमच्छों को पकड़ा जाए। बिल्कुल सत्यप्रकाश मिश्रा जी, सरकार की जिम्मेदारी कितनी है ये कहकर वो दूर हट सकते हैं क्या कि एनटीए की जिम्मेदारी है? एबीवीपी एनटीए के सामने जाकर प्रदर्शन कर रहा है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए साहिल जोशी जी, संगीत प्रोफेसर साहब ने जो कहा, रागी साहब ने, उनके एक एक शब्द और एक एक वाक्य से मैं सहमत हूं। रही बात जिम्मेदारी की, बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार इससे विमुख भी नहीं है। चूंकि इस देश में एक अजीब स्थिति है कि कोई ना कोई पेपर लीक होता रहा है, सरकारें किसी की भी रही है। इसका कई कारण हो सकता है कि एक तो इसकी सजा मुकर्रर राष्ट्रद्रोह है। ये अगर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलेगा तभी ये पेपर लीक होना बंद होगा। राधा कृष्णन साहब ने एक रिपोर्ट दी, तो नॉर्मल मुकदमा भी नहीं चल पा रहा, पार्शियली लागू किया, पूरी तरह लागू नहीं हुई। नहीं, मैं उससे सहमत हूं जो आप कह रहे हैं, नॉर्मल मुकदमा भी नहीं चल पा रहा है। ये बिल्कुल मुंह छिपाने वाली बात ही नहीं थी, ये नतमस्तक होकर के राष्ट्र के सामने स्वीकार करने वाली बात थी कि हमसे गलती हुई है, और एक बार नहीं कई बार हुई है। इस देश के बच्चों के साथ अगर इस तरह का खिलवाड़ होगा, एक निराशाजनक माहौल फैलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन एक बात और है कि यदि इस निराशाजनक माहौल में कोई धूर्त व्यक्ति, मैं नाम नहीं लूंगा, बांग्लादेश और नेपाल का उदाहरण देगा, जहां की संवैधानिक व्यवस्था धज्जी उड़ चुकी थी, विपक्ष के नेता जेल में थे, महंगाई चरम पे थी और सोशल मीडिया पे बैन लगा दिया गया था। यहां पे लोकतंत्र है। आज हम और आप बैठकर इस बात पर बहस कर रहे हैं और सरकार को कटघरे में खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल मुझे छिपा, लेकिन आंदोलन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आंदोलन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होगा आंदोलन? लोकतंत्र, देखिए आंदोलन की वकालत नहीं की कही उन्होंने, आग लगाने की बात कही है। जो नेपाल और बांग्लादेश में हुआ वो आग लगाने की बात, हिंसा की बात, हत्या की बात थी। आंदोलन तो लोकतंत्र का आभूषण है। बांग्लादेश और अगर आंदोलन करते तो लोकतंत्र पवित्र और मजबूत होता नहीं हुआ था। वहां एक अनुराग ढांडा अगर कुछ कनेक्शन कर रहे हैं तो करा दीजिएगा, क्योंकि नेपाल और बांग्लादेश का जिक्र होता है तब वो आग जलने की तस्वीरें आती हैं। उसके बाद भले अरविंद केजरीवाल जो भी कह रहे हैं, साहिल जी, सवाल तो यहाँ पर सत्यप्रकाश मिश्रा सही उठा रहे हैं। साहिल जी, मैं बता रहा हूँ, नहीं रागिनी जी बीच में नहीं, मैं बता रहा हूँ, बीच में नहीं। साहिल जी, ठीक है, आपने आज चूंकि हाँ बोल नहीं, सत्यप्रकाश जी को कुछ बात खत्म करनी है। जरा एक मिनट अनुराग, एक मिनट सत्यप्रकाश जी आपकी बात खत्म करिए। एक लाइन कहनी है, रूठिए मत, चलिए आपकी बात खत्म करिए। कौन ये व्यक्ति कह रहा है जिसने शराब पीने, कौन ये व्यक्ति कह रहा है नेपाल और बांग्लादेश जिसने दिल्ली में शराब पीने की उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल कर दी? वो व्यक्ति कह रहा है आज। सवाल ये उठेगा नैतिकता पर। अनुराग ढांडा जल्दी से गाड़ कर और चिल्ला कर कहता हूं, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि नीट या किसी भी तरह का पेपर लीक होता है, सरकार को शर्मसार महसूस, सरकार की जिम्मेदारी है, कह रहे हैं सत्यप्रकाश जी। जल्दी से आपकी बात, फिर आगे नहीं आए। साहिल जी, मैं बता रहा हूँ क्या कह रहे हैं। ये भी कह दूं, आज बीजेपी के प्रवक्ता ने आने से इनकार किया, आज बीजेपी के प्रवक्ता ने इनकार किया आने से। अब इनको चुप कराइए साहिल जी, अब इनको चुप कराइए। बोलिए अनुराग, बोलिए। अब इनको चुप कराइए। अनुराग बोलिए, मैं तरीका बताता हूं बात करने का। बोलिए अनुराग, बोलिए। साहिल जी, आज बीजेपी के प्रवक्ता ने आने से मना किया तो आपने मुखौटा पहन के दो बीजेपी के प्रवक्ता बुला लिए, दो बीजेपी के प्रवक्ता। मैं ना तो शराब वाले एलिगेशन उस केस को ही खत्म कर दिया, मैं सीधे मुद्दे पे ही रहूंगा, मुद्दे से हटूंगा नहीं। एनटीए कौन है उस पे भी बताऊंगा, एनटीए कौन है साहिल जी, एनटीए कौन है? एनटीए की क्या औकात है? एनटीए की क्या औकात है कि वो देश में पेपर लीक करा दे? एनटीए कौन है? एनटीए नहीं, मोदी जी और बीजेपी पेपर लीक करा रही है। मोदी जी और बीजेपी देश में पेपर लीक करा रही है क्योंकि पैसा खाया है, इसलिए उनके प्रवक्ता और नेता मुंह छुपा रहे हैं।
वरना मुंह छुपाने की बात नहीं थी। सत्यप्रकाश मिश्रा, पैसा ऊपर तक गया है, अब तो ऊपर तक हाथ लगा रहे हैं। और प्रवक्ता मुंह अरविंद छुपा रहे केजरीवाल हैं। यहाँ पर जो आंदोलन सत्यप्रकाश देश में मिश्रा आज तक देश में, सुनिए मैं बताता हूं, साहिल जी मैं बताता हूं, जो आंदोलन की बात अरविंद केजरीवाल जी ने की, देश के, चलिए एक मिनट जरा रागिनी जी कुछ ऐड करना चाह रही है। अनुराग केजरीवाल जी ने, आपने बहुत बड़ा आरोप लगा लिया, जरा रागिनी कुछ ऐड करना चाह रही है, उसके बाद सत्यप्रकाश जी बात करेंगे। रागिनी नायक, देखिए साहिल जो शुरू पूरी हुई, ये लगातार बीच में बोल रहे हैं। अरे डांडा जी एक मिनट, मुझे नहीं अनुराग जी एक सेकंड, जरा वो ऐड करना चाह रही है कुछ। अनुराग एक मिनट, रागिनी नायक कुछ ऐड करना चाह रही है। देखिए आपको मैं दो उदाहरण देना चाहती हूँ, आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। दो उदाहरण देना चाहती हूँ बहुत छोटे से। आपके संवाददाता ने अशोक गहलोत जी की बात की, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इसके साथ साथ उन्होंने एंटी पेपर लीक देश का सबसे सख्त कानून भी बनाया जिसमें कि उम्र कैद तक की सजा दी और उसके साथ साथ 10 करोड़ रुपए तक। रागिनी जी 2024 में भी एक सख्त कानून बन चुका है, एक मिनट, लेकिन कुछ हुआ नहीं उसमें ना। आप लगातार बीच में बोलते, बात तो पूरी होनी चाहिए। रागिनी जी बताइए, मैं ये कहना चाह रही हूँ बोलिए कानून भी बनाया, समय कम है। रागिनी जी बोलिए। लेकिन जब 16 जून 2024 को देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संसद में खुद खड़े होकर कहा कि एनटीए में बहुत सुधार लाने की जरूरत है, तो क्या सुधार लाए? इस पर एक देश के नाम संदेश क्यों नहीं देते? सत्यप्रकाश जी, कम से कम एनटीए में सुधार लाने की तो जरूरत आपको नजर आ रही है ना यहाँ पर। जल्दी से, समय खत्म हो रहा है। सत्यप्रकाश जी, मुझे अपनी बात पूरी करनी है। सत्यप्रकाश जी देखिए मैं सीधा कहूंगा, जल्दी से सत्यप्रकाश, राधाकृष्णन रिपोर्ट को अक्षरशः लागू करना चाहिए। सरकार जब तक राधाकृष्णन रिपोर्ट लागू नहीं करेगी, एनटीए में लीक करने का गुंजाइश। उम्मीद सिर्फ इतनी है कि कहीं ना कहीं एनटीए में कुछ सुधार हो और ये पेपर लीक रुक जाए, क्योंकि कई सारे छात्रों का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है। इसीलिए इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी और शरद कुमार ने जिस तरीके से इस खबर को उजागर किया है, इसी के वजह से यह मामला आज बाहर निकल पाया। इसके लिए उनको भी धन्यवाद। देखते रहिए आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।